प्यारे प्यारे दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल में। आज का हमारा टॉपिक है राजनीति को आदर्श रूप देने का अवसर। अभी न पूछो कि मंजिल कहाँ है, अभी तो चलने का इरादा किया है। ना हारे थे ना कभी हारेंगे, किसी और से नहीं खुद से ये वादा किया है। देश में राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन जारी है। इसके जल्द खत्म होने की संभावना कम है। इसने राष्ट्रीय स्तर पर बेचैनी बढ़ाने का काम किया है। साथ ही राजनीतिक विमर्श में हलचल भी बढ़ी है। इस बीच पैदल ही अपने घरों की ओर लौटते हजारों मजदूरों की तस्वीरें भी देखने को मिली। उनके साथ महिलाएं और छोटे बच्चे भी देखे गए। खाने पीने और स्वास्थ्य सुविधाओं के पर्याप्त इंतजाम के बिना इनकी दशा के अलावा सूरत और मुंबई जैसे शहरों में विरोध प्रदर्शन ने यही दर्शाया कि इन हालात से निपटने में सरकार की तैयारी कैसी रही। महामारी राजनीतिक के पराभव और सुशासन पर लोकतांत्रिक विमर्श की कसौटी को मापने का आधार नहीं है। वास्तव में यह तो प्रधानमंत्री का दायित्व है कि वह सभी स्वरों को साथ कर, भले ही उनमें कुछ विरोधी ही क्यों न हो, एक राष्ट्रव्यापी सर्वानुमति बनाने का प्रयास करे, जो इस अप्रत्याशित चुनौती के लिए आवश्यक है। ऐसे मुश्किल वक्त में राष्ट्रीय विमर्श की धारा संकुचित नहीं होनी चाहिए। वह पूर्वाग्रही निष्कर्षों और द्वंद्व से मुक्त होनी चाहिए। आखिर हम यह सवाल क्यों नहीं कर सकते कि तबलीगी जमात के कुछ लोगों की करतूत को पूरे समुदाय से जोड़ने की राष्ट्रीय एकता के मोर्चे पर कितनी बड़ी कीमत चुकाना पड़ सकती है। इस बीच विपक्ष ने कुछ नीतिगत मुद्दों पर ईमानदारी से अपनी राय रखना भी शुरू कर दिया है। जैसे कि उसने सरकार से यह मांग रखी है कि समाज के एक बड़े वर्ग को तत्काल राहत देने और उसके गरिमापूर्ण जीवन को सुनिश्चित करने के लिए एक बड़ा राहत पैकेज दिया जाना चाहिए। फिलहाल सरकार ने जीडीपी के महज 0.8% के बराबर राहत पैकेज का ऐलान किया है, जिसे निश्चित रूप से बढ़ाया जाना चाहिए। क्योंकि संविधान की प्रस्तावना में ही राज्य ने बंधुता के प्रति प्रतिबद्धता दिखाई है, तो वंचित वर्गों के लिए राज्य की संवेदनाओं पर कोई सौदेबाजी नहीं हो सकती। हालांकि विपक्षी स्वरों और तेवरों में एक लय होनी चाहिए। ऐसी स्थिति में ज्ञान या अनुभव का दंभ उल्टा भी पड़ सकता है। इस निर्णायक पड़ाव पर समूचा राष्ट्र शायद प्रधानमंत्री को संदेह का लाभ दे। वास्तव में यह समय राजनीति के स्तर को ऊंचा बढ़ाने का है, ताकि इस चुनौती को मुंह तोड़ जवाब मिले। एक ऐसे समय में जब हम इतिहास के दोराहे पर खड़े हैं और वैश्विक व्यवस्था में बदलाव आसन है, तब हम यह सुनिश्चित करें कि हमारी राजनीतिक और क्षमता या अवसरवाद से संचालित ना हो। आज बड़ा सवाल यही है कि हमारी राजनीति का स्वरूप कैसा होना चाहिए और हम कैसे उसकी सीमा निर्धारित करें। चूँकि राजनीति एक विशिष्ट भाषा की भांति होती है, इसलिए हमें पेचीदा प्राथमिकताओं और विदित गलतियों को लेकर ईमानदार स्वीकृति के साथ शुरुआत करनी चाहिए। हमें सार्वजनिक स्वास्थ्य शोध और अपर्याप्त स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे के लिए अत्यंत न्यून वित्तीय आवंटन की बात स्वीकारनी चाहिए। यह कमजोर मानवीय संवेदनाओं का ही सूचक है। हमें यह भी कबूलना होगा कि हमारी इस दुर्दशा में प्राचीन जीवन दर्शन से विचलन भी एक बड़ी वजह है। उसमें सभी जीवों का जीवन एक दूसरे से जुड़ा हुआ माना गया है। उसका मर्म यही है कि अतिवादों से मुक्त और संतुलन से युक्त जीवन ही अच्छा होता है। मौजूदा हालात पारिस्थितिकी के विध्वंस, अस्तित्व आधारित जीवन मूल्यों के उल्लंघन और लोगों के आंतरिक एवं सामाजिक जीवन में बिगड़े साम्य का ही परिणाम है। यह संकट परिवार और मित्रों से भावनात्मक जुड़ाव की लगातार अनदेखी को भी रेखांकित करता है। हमें स्वयं से यह प्रश्न अवश्य करना चाहिए कि सहिष्णुता से ओतप्रोत एक आध्यात्मिक समाज कैसे इस मोड़ पर पहुंच गया, जहां देवदूत बने स्वास्थ्य कर्मियों पर हमले किए जाते हैं और अग्रिम मोर्चे पर तैनात पुलिस कर्मी का निर्ममतापूर्वक हाथ काट दिया जाता है। ऐसे पतन को रोकना हमारी राजनीति का मूल उद्देश्य होना चाहिए।
हमें वास्तविकताओं पर ध्यान देने की दरकार है, ना कि अपनी सुविधा से उनकी आलोचना करने या उनमें मीन निकाल खारिज करने की। हमें अपनी राजनीति की दिशा नए सिरे से निर्धारित करनी होगी। एक कल्याणकारी राज्य के रूप में संतुलन साधने का प्रयास करना होगा। हमने यह समझा है कि दुनिया शासक वर्ग की सनक को संतुष्ट करने के उन्माद में लगी है। जैसा कि इतिहासकार कुमार स्वामी हमें स्मरण करवाते हैं कि अंत में बहुत स्वाभाविक रूप से हम अपने तंत्र की अपूर्णता, सामाजिक संकुचन, विरूपित प्राथमिकताओं और भूख एवं नाउम्मीदी के खिलाफ गलत रणनीतियों को लेकर सवाल उठाते हैं। ऐसा इसलिए ताकि इन्हें दूर करके हम एक समान और एवं समावेशी समाज का निर्माण कर सके। हमें राजनीति को आदर्श बनाने का प्रयास तो करना ही चाहिए। हमें ऐसा नेतृत्व चाहिए जो लोगों में भविष्य को लेकर उम्मीद जगाए, जो हमारे दौर की इच्छा शक्ति को शब्द से संयोजित कर उसकी क्षमताओं को भांप सके। हमें समाज को भी संवेदनशील बनाना होगा, जो एक दूसरे के सुख दुख में भागीदार बने। ऐसा समाज जिसमें आर्थिक सक्षमता और सामाजिक न्याय और संगत ना हो, जो जीवन जीविका के प्रश्न पर पंगु ना हो, जो हमारे भविष्य को बचाने के लिए अपने वर्तमान में त्याग करने वालों के प्रति श्रद्धालु हो। भविष्य की पीढ़ियां ही यह देख पाएगी कि हम इस चुनौती से कैसे निपटे। अगर हम उम्मीद के मुताबिक इससे पार पा लेते हैं तो अतीत की उन सीखों से हमारा विश्वास और बढ़ना चाहिए और उन्हें हम भविष्य के लिए अपनी मार्गदर्शिका भी बनाएं। इस दौर में हमें अपनी लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं को और सशक्त बनाना चाहिए। प्रधानमंत्री को इसका अवश्य भान होना चाहिए कि लोकतांत्रिक शक्ति जनता की अनुकंपा पर ही निर्भर होती है। फिलहाल तो हम संतुष्टि के साथ यही कह सकते हैं कि मौजूदा संकट में जहां जीवन और जीविका के बीच में भी संघर्ष छिड़ा है, उससे उबारने में देश के मुख्य कार्यकारी ने राजनीतिक बिरादरी और राज्य सरकारों को साधने की दिशा में सही कदम बढ़ाए हैं। उनके कदमों को परस्पर सहयोग भी मिला है। हम यह नहीं भूल सकते कि इतिहास केवल इक्का दुक्का शख्सियतों से नहीं बनता और मानवीय अस्तित्व का यह मौजूदा युद्ध भी जनता द्वारा ही लड़ा और जीता जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। आशा करती हूँ ये टॉपिक आपको बहुत पसंद आया होगा और ये ऑडियो लेक्चर सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।